हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये सेकंड लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी का। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा था, पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बता चुका हूं कि होती क्या है बायोटेक्नोलॉजी, और इस चैप्टर के अंदर अपन काम क्या करने वाले हैं वो मैं बेसिक बातें आपको बता चुका हूं। करते क्या है वो मैंने आपको बता दिया, अब करेंगे कैसे उसकी बात अपन अब आगे के आज के लेक्चर के अंदर, आगे के जो लेक्चर आएंगे उनके अंदर करने वाले हैं। करना क्या है वो बता चुका हूं, पर वापस बता देता हूं क्या करना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि मेरे पास एक गाय है, बिल्कुल भैया है गाय, ठीक है। उसको मैंने दूध निकाला, दूध तो वो बहुत देती है, लेकिन उस गाय के दूध के अंदर दिक्कत ये है कि उस गाय के दूध के अंदर प्रोटीन नहीं है यार। दूध तो वो बहुत देती है लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? गाय को बेच दूं? नहीं नहीं नहीं, गाय मुझे बहुत प्यारी है, बेच नहीं सकता मैं। तो क्या करूंगा, मैं एक ऐसा जीन लेके आऊंगा, मैं एक ऐसा जीन लेके आऊंगा जो क्या है, प्रोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। मैं एक ऐसा जीन लेके आऊंगा जो प्रोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। अगर वो मैं जीन मेरी गाय के अंदर डाल दूं तो गाय भी जो है वो प्रोटीन बनाने लग जाएगी, उसके दूध के अंदर भी प्रोटीन आ जाएगा। तो भैया ये प्रोसेस हो कैसे सकती है? मैंने कहा कि ये बात संभव हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू संभव है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये चीज संभव हो सकती है। कैसे? पहले तो मुझे वो जीन ढूंढना पड़ेगा जो प्रोटीन बनाता हो, ठीक है। मुझे मेरी गाय जो है वो दूध बढ़िया देती है, प्रोटीन की बस कमी है, तो मुझे वो पहले वो ऐसा जीन मुझे ढूंढना पड़ेगा जो प्रोटीन बनाता हो। तो मैंने ढूंढा 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 तो मुझे एक भैंस मिली, जिसके दूध के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा थी। उस जो भैंस मिली मेरे को, उसके दूध के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसका जीन निकाल लूंगा, क्योंकि उस दूध के अंदर प्रोटीन है, मतलब कहीं ना कहीं उस भैंस के अंदर वो जीन है जो प्रोटीन बनाता है। तो मैं क्या करूंगा, उसका डीएनए निकालूंगा, उस भैंस का क्या निकालूंगा, सेल निकाली मैंने, एक सेल निकाल ली बाहर, उस सेल के अंदर भैंस का डीएनए होगा, उस डीएनए के अंदर वो जीन भी होगा जो प्रोटीन बनाता हो, ठीक है भैया। मैंने वो जीन निकाल लिया, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये देखना यहाँ पर, ये मैंने भैंस की सेल निकाल ली, ये इसके अंदर डीएनए है, इसका है भैया। ये डीएनए में से मैंने जीन निकाला, ये वाला जो जीन है ना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मुझे जीन मिल गया तो आप बोलोगे भैया जीन मिल गया, जल्दी से इसको गाय के अंदर डाल दो, ठीक है। क्या इसको उठा के मैं गाय को खिला दूं, जीन को खिला दूं तो जीन हो जाएगा सेट उसके अंदर, है ना, और दूध हो जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा दूध के अंदर? ना, ऐसे नहीं आएगा। जीन को ट्रांसफर करने के लिए पूरी प्रोसेस लगती है, मैकेनिज्म लगती है, वही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वही तो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वही तो बायोटेक्नोलॉजी है। अब कैसे क्या प्रोसेस होती है उसकी बात कर लेते हैं। मेरे पास ये जीन तो आ गया, मेरे पास में ये जीन तो आ गया, अब इसको मैं भेजूं कैसे? मान लो मेरे को जाना है राजस्थान से दिल्ली जाना है मेरे को, ठीक है, तो मुझे साधन की जरूरत पड़ेगी ना, चाहे मैं फ्लाइट लूं, चाहे मैं ट्रेन में जाऊं, चाहे मैं गाड़ी से जाऊं, चाहे मैं बाइक से जाऊं, चाहे मैं साइकिल से जाऊं, किसी से जाऊं, लेकिन मेरे को साधन की जरूरत तो पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो वैसे ही जीन को एक जीव से दूसरे जीव के अंदर भेजने के लिए अपन को साधन की जरूरत पड़ती है, और वही साधन क्या है, संवाहक होता है। क्या होता है? संवाहक, ठीक है। इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, संवाहक। ये संवाहक क्या है? देखो कुछ ऐसे संवाहक हैं जो क्या करते हैं, साधन का काम करेंगे, जो जीन को ले बिठाएंगे और कहां छोड़ाएंगे, दूसरे जीव के अंदर छोड़ देंगे उसको। देखना कैसे, ये देखो ई कोलाई है, इसके अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है। ये सर्कुलर डीएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ये क्या है? सेल्फ रेप्लिकेट, खुद रेप्लिकेशन कर लेता है। अब देखना ध्यान से, ये जो मैंने क्या है, इससे प्लाज्मिड निकाल लिया, ये प्लाज्मिड मैंने निकाल लिया, क्या संवाहक है, ठीक है। ये छोड़ के आएगा, ये हमारा ये जो जीन है, अपना जो जीन है, इसको छोड़ के आएगा, कहां पर, गाय के अंदर छोड़ के आएगा। देखना ये क्या है, आपका संवाहक है। इस संवाहक पर एक लोकेशन होती है भैया, कौन सी लोकेशन होती है? वो लोकेशन होती है ओराई, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, क्या है, ओराई। ये ओराई क्या है? अगर मैं इस जीन को कहीं भी इसके चिपका दूं, अगर मैं इस संवाहक आपको दिख रहा है, इसके मैं इस जीन को उठाकर कहीं भी अगर चिपका दूंगा ना, तो मेरा जो ये जीन है सिर्फ एक ही सेल के अंदर जा पाएगा, उस गाय की सिर्फ एक ही सेल के अंदर जा पाएगा, बाकी सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाएगा। सिर्फ एक सेल के अंदर जाने से क्या होता है, गाय के अंदर तो बहुत सारी सेल्स हैं, अपन को सबके अंदर भेजना है, तो सबके अंदर भेजने के लिए क्या मैं बार बार जीन निकाल लूंगा भैंस से? नहीं, एक बार ही निकालना है, फिर अपन उसकी कॉपी बनवा लेंगे, ठीक है। फिर उसके अपन क्या बनवा लेंगे, कॉपी बनवा लेंगे। लेकिन अगर मैं इसके साथ में नहीं भेजूंगा ना, अगर मैं संवाहक के साथ में ना भेज के इसको डायरेक्ट अगर भेजूंगा,
तो क्या दिक्कत हो जाएगी, सिर्फ एक ही सेल के अंदर जा पाएगा। और अगर मैं संवाहक के किसी भी हिस्से पर अगर चिपका दूंगा, मैंने आंख बंद करके किसी भी हिस्से पर चिपका दिया ये जीन, तो फिर जो है एक ही कोशिका के अंदर जा पाएगा, गाय की जो सारी कोशिकाएं हैं उनके अंदर नहीं जा पाएगा, तो जो प्रोटीन वाली सिस्टम है वो आ ही नहीं पाएगा। इस कहां पर चिपकाना है इस जीन को कहां पर चिपकाना है, इस प्लाज्मिड जो वेक्टर है ना, इसके ऊपर एक जगह होती है जिसको बोलते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां पर अपन चिपकाएंगे तो क्या है, ये रेप्लिकेट करता है। ये जो वेक्टर है क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ये जो आपका जीन है ना, इसकी बहुत सारी कॉपी बनवा देगा, इसकी बहुत सारी कॉपी बनवा देगा। अगर आपको इसको ओराई पर जोड़ोगे इस जीन को, तो इसकी बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी, और बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी तो ये गाय की जो जितनी भी सेल्स होंगी सबके अंदर चला जाएगा, तो गाय का जो दूध होगा उसके अंदर प्रोटीन आएगी। और एक और बात बता दूं, इसको लगाने से फायदा ये होगा कि गाय के अंदर मैंने एक बार जीन डाल दिया, तो अब जो गाय के बच्चे होंगे ना, उस गाय के जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी वो प्रोटीन वाला जीन जो है वो ट्रांसफर होगा, वो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वेक्टर की जरूरत है। ठीक है, और इसकी ओराई पर ही जोड़ते हैं। अब मैंने क्या किया, एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये कैंची है। ठीक है, कैंची है, आणविक कैंची बोलते हैं इसको, है ना। यहां पर इस जीन को कैसे जोड़ूंगा मैं, इस जगह पर कैसे जोड़ूंगा, तो पहले मैं इस पर कट लगाऊंगा, यहां पर एक कट लगा दिया मैंने, कट लगाऊंगा और फिर इस जीन को इस जगह जोड़ दूंगा। किसकी मदद से, एक लाइगेज एंजाइम होता है जो ऐसे समझो फेविकोल है, चिपकाने का काम करता है। यहां मैंने कट लगाया, फिर इसको इस पर जोड़ दिया, देखो ये जोड़ रखा है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब मैं इसको कहां ट्रांसफर कर सकता हूं, गाय के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूं। इतना काम कहां करेंगे अपन, लैब के अंदर करेंगे, फिर अपन गाय के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये देखो भाई, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये आपकी किसकी सेल है, ये आपकी जो गाय है ना, मेरी जो गाय है उसकी सेल है। ठीक है, उसको मैंने निकाला और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर भेज दिया, इस सेल के अंदर। फिर इस सेल को मैं कहां डाल दूंगा, गाय के अंदर डाल दूंगा। और ये देखो मैंने कहा था ना कि रेप्लिकेशन करता है, ये जो वेक्टर ना, ये रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन करेगा तो इस जो जीन है इसकी बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी, और जितना भी सेल डिवीजन होगा हर सेल के अंदर क्या है, ये जीन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाय की सारी सेल्स है उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा ये जीन। समझ में आ गई बात। चलो, ये अपन ने बातें कर ली थी, अपन ने बस आपको वापस फील दिला दी मैंने कि अपन ने क्या क्या बातें करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। अब देखो, ध्यान से देखना बाबू कि ये जितनी प्रोसेस मैंने आपको बताई, इस प्रोसेस के अंदर अपन को कौन कौन से टूल्स चाहिए, कौन कौन से औजार चाहिए, कौन कौन से साधन चाहिए। देखो, अगर मुझे मैकेनिक बनना है, मान लो मुझे बाइक का मैकेनिक बनना है, मुझे गाड़ी का मैकेनिक बनना है, तो मुझे क्या चाहिए भाई, मेरे को पेचकस चाहिए, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर पेचकस चाहिए, मेरे को पाने चाहिए, मेरे को अलग अलग चीजें चाहिए ना, हाँ, हथौड़ा चाहिए, जो भी है वो सारी चीज चाहिए मेरे को। तो वो क्या औजार हैं उसके। वहीं अगर मुझे फील हुई कि मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, मुझे क्या करनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, मुझे बायोटेक्नोलॉजी करनी है, तो मुझे कौन कौन से साधन की जरूरत पड़ेगी। अभी मत बोलना सबसे पहले भैया डिग्री होनी चाहिए, अपन साधन कौन कौन से चाहिए वो बात करते हैं ना, साधन कौन कौन से होने चाहिए मेरे पास में, तो अपने किस किस की जरूरत पड़ी। मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी आपको कि अपन ऐसे ऐसे काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसके अंदर आपको याद होना चाहिए कि अपन ने कहाँ कौन सी चीज जो है वो काम में ली थी। सबसे पहले अपन ने क्या चीज काम में ली थी, कैंची काम में ली थी डीएनए को काटने के लिए। डीएनए को काटने के लिए किसकी काम में ली थी, कैंची, मोलिकुलर सीजर, आणविक कैंची अपन ने काम में ली थी। और वो कौन थी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहले जो अपने को जो साधन चाहिए, पहला जो साधन चाहिए अपन को वो क्या चाहिए, प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो वो चाहिए अपन को, प्रतिबंधन एंजाइम चाहिए। पहला औजार क्या चाहिए अपन को, प्रतिबंधन एंजाइम, पहला साधन तो यही हो गया। ठीक है, ये क्या है, मोलिकुलर सीजर, आणविक कैंची, मतलब जो मोलिक्यूल्स है उनको काटेगा, डीएनए को काटने का काम करेगा। ठीक है, फिर क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए अपन को, क्या चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम। और पॉलीमरेज एंजाइम बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अपन को कौन सा चाहिएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 चाहिए अपन को। कौन सा चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज 1। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा पॉलीमरेज अपन यूज करते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 अपन यूज करते हैं। फिर अपन ने क्या यूज किया, पॉलीमरेज किस काम आएगा, इसकी मल्टीपल कॉपी बनाने के काम लेंगे ना। लाइगेज जो है, लाइगेज वो अपन ने काम में लिया था, याद करो, देखो मैंने आपको दिखाया भी था लाइगेज, ये देखो, ये अपन ने लाइगेज यूज किया था, किसको, इसको चिपकाने के काम में लिया था मैंने, बताया था आपको फेविकोल होता है, क्या होता है, फेविकोल होता है, जो चिपकाने का काम करता है ना। तो ये क्या मोलिकुलर ग्लू है, ग्लू क्या होती है, चिपकाने का काम करती है ना, मां चिपकू गम है ये ना। ठीक है, चलो, फिर मैंने आपको बताया कि संवाहक की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, संवाहक की, वेक्टर की, जो लेके जाएगा। मैंने कहा कि मेरे को राजस्थान से दिल्ली जाना है, तो मेरे को साधन की जरूरत पड़ेगी ना, बिल्कुल पड़ेगी। तो वही साधन है ये संवाहक वेक्टर। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या है, मोलिकुलर व्हीकल है, व्हीकल मतलब
गाड़ी कुछ भी हो सकते हैं ना, गाड़ी, फ्लाइट, कुछ भी, ठीक है, व्हीकल है ये, ठीक है। तो व्हीकल है, इस पर अपन बैठा के अपने जीन को, इस पर अपने जीन को अपन बैठाएंगे और ये व्हीकल जो है वो छोड़ के आएगा अपने जीन को, होस्ट तक छोड़ के आएगा। और फिर अपन को जरूरत पड़ेगी होस्ट की, कि भाई कौन से जीव के अंदर अपन को भेजना है, कौन से जीव के अंदर वो अपने जो माल मसाला अपन लैब के अंदर बनाएंगे ना, जो डीएनए बनाएंगे, वो डीएनए ट्रांसफर किसके अंदर करेंगे, वो जीव भी तो चाहिए। यहां पर तो मैंने अपनी गाय ले ली थी कि मेरी गाय भाई उसके दिक्कत है, तो वह जो भी बनाऊंगा सारा सिस्टम अपने गाय के अंदर डाल दूंगा, तो मैंने गाय अपनी ले ली, तो वो क्या होस्ट है गाय यहाँ पर, है ना। तो यही अपन चीजें, अपन को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये अपने साधन है। कौन कौन से साधन है? प्रतिबंधन एंजाइम चाहिएगा अपन को, काटने के लिए जरूरत पड़ेगी, या डीएनए को काटने की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो मुझे प्रोटीन वाला एंजाइम पसंद आ गया, मुझे चाहिए प्रोटीन का एंजाइम, मैंने भैंस का डीएनए निकाला, डीएनए तो निकाल लिया, अब डीएनए यार इतना बड़ा है, डीएनए इतना बड़ा है, उसमें प्रोटीन वाला एंजाइम, मुझे सिर्फ प्रोटीन वाला एंजाइम चाहिए, मुझे पूरा डीएनए थोड़ा चाहिए, तो उस डीएनए को कट कौन लगाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या लगा देगा? उस पूरे डीएनए में कट लगा देगा और मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा जो एंजाइम है वो मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो, ये पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, लाइगेज एंजाइम, संवाहक होस्ट, इन सब की अपन को जरूरत पड़ने वाली है। अब एक एक की अपन बात करेंगे, ठीक है, एक एक की अपन बात करने वाले हैं। बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, प्रतिबंधन एंजाइम की बात कर लेते हैं ना। प्रतिबंधन एंजाइम जो है, आरई जो है ना, प्रतिबंधन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, और शॉर्ट में अपन क्या बोल लिख रखा है? आरई लिख रखा है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पहली बार किसने बताया? वो बताया डब्ल्यू आर्बर साहब ने बताया। कब बताया? 1963 के अंदर पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो याद रखना। साइंटिस्ट का नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर पूछ लेंगे, ईयर जरूर पूछ लेंगे कि पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कब मिला? तो 1963 के अंदर, 1963 के अंदर पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला था, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ईयर, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1963 के अंदर, ठीक है। ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोकने के वाले 2 एंजाइम मिले, 1963 की बात है। 1963 के अंदर ये पहला प्रतिबंधन एंजाइम की खोज कैसे हुई, कैसे ये मिला, उसकी बात चल रही है। तो कैसे मिला ये देखो, आपको मैं बताता हूं, यहां पर बना के दिखाता हूं मसाला सिस्टम। ये क्या है? ई कोलाई है। ये क्या है? ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई है, ई कोलाई हो गया, ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई है। इस पर एक वायरस जो है ना, एक वायरस जो है वो आया इस पर, ठीक है, एक वायरस आया, ये मान लो वायरस है, एक मिनट इसको भी बना लेते हैं थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा और ढंग का बनाते हैं इसको। हाँ, ये क्या वायरस आया इस पर, ठीक है, ये अपनी क्या है? ई कोलाई है। ये क्या है? ई कोलाई है। इस पर क्या है? ये वायरस आया, बिल्कुल आया भैया। ये वायरस जैसे ही इस पर आया ना, ये वायरस जैसे ही इस पर आया, तो क्या देखा गया? क्या देखा गया? इस वायरस का जो डीएनए था ना, इस वायरस का जो डीएनए था, उसके टुकड़े 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 हो गए। उस डीएनए के क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए। वायरस आया, ठीक है, जैसे ही वायरस ने अटैक किया और इस पर अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ा, अपना जो डीएनए वायरस ने इस ई कोलाई के अंदर जैसे ही छोड़ा, तो क्या देखा गया कि उस डीएनए के क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। ये वायरस काम ही नहीं कर पाया, अपना ये काम कर ही नहीं पाया। इस वायरस के जो डीएनए था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ये टुकड़े टुकड़े क्यों है? क्यों हुए इसके टुकड़े टुकड़े? देखो, इसकी और प्रोसेस हम आपको ढंग से दिखाऊं तो ध्यान से देखना। ये वायरस आया और इसने अपना डीएनए जो है वो यहाँ पर छोड़ दिया। डीएनए जैसे ही छोड़ा तो आगे क्या होगा वो देखो, ये आपका ई कोलाई है, ई कोलाई है, और इस डीएनए के जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गए। डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब अब ये काम नहीं कर पाएगा। अब इसके डीएनए के टुकड़े टुकड़े हुए क्यों? इस बात पर बहस चली, इस बात पर बहस चली। तो वो देखा गया, साइंटिस्ट ने क्या देखा, साइंटिस्ट जो लोग हैं उन्होंने क्या देखा कि इस ई कोलाई के अंदर, इस ई कोलाई के अंदर 2 एंजाइम है, 2 एंजाइम है, ठीक है। अब उन्होंने नोटिस किया यार इस ई कोलाई पर, इस ई कोलाई के अंदर ऐसा है क्या कि ये जो वायरस आ रहा है, ये जो वायरस आ रहा है, इसका जो डीएनए है वो एकदम से काट रहा है, काट रहा है बिल्कुल, ठीक है। जैसे कैंची से अपन कतर देते हैं ना किस चीज को, वैसे काट रहा है बिल्कुल। तो ये टुकड़े टुकड़े हो क्यों रहे हैं? उन्होंने देखा तो उनको मिला कि इसके अंदर, ई कोलाई के अंदर 2 एंजाइम है, ठीक है। और एंजाइम की बात करता हूं, पहले आपको बता दूं ये वायरस कौन सा है। वायरस है ये बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये एक ऐसा वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है ना, ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है? खा जाता है, ठीक है। तो इसके जो टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, ये समझा कि यार ये सिस्टम क्या हो रहा है, ये सिस्टम
क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि ई कोलाई जो है ना उसके अंदर दो एंजाइम है। एक एंजाइम तो है, एक एंजाइम है डीएनए को काटने वाला, डीएनए को काटने वाला, काटने वाला है ना। एक एंजाइम कौन सा है, डीएनए को काटने वाला। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा यार अगर ये डीएनए को काटने वाला इसमें एंजाइम है, डीएनए को काटने वाला अगर इसमें एंजाइम है, तो ये ई कोलाई के खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटता। ठीक है, जब ये वायरस के डीएनए को काट सकता है तो ई कोलाई के खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटता, क्योंकि ई कोलाई के अंदर ये एंजाइम है कि वो डीएनए को काट सकता है। तो जब ये दूसरे वायरस के डीएनए को काट रहा है तो खुद के डीएनए को भी काटना चाहिए, ये बात उनके दिमाग में आई। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इस दो एंजाइम है, उनमें से एक एंजाइम तो डीएनए को काटने वाला है और दूसरा जो एंजाइम है ना, दूसरा जो एंजाइम है वो कौन सा है, मिथाइल डीएनए पर, एक मिनट, डीएनए पर मिथाइल ग्रुप जोड़ने वाला। इसको बोलेंगे मिथाइलेज, मिथाइलेज, इसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, तो एक तो था डीएनए को काटने वाला और दूसरा था डीएनए पर मिथाइल ग्रुप जोड़ने वाला। मतलब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये खुद का डीएनए इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि इसके खुद के डीएनए पर क्या है, मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। इसके खुद के डीएनए पर क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये मिथाइल ग्रुप किसने जोड़े, ये जोड़े ये दूसरा एंजाइम जो था ना डीएनए पर मिथाइल ग्रुप जोड़ने वाला, इसने क्या है अपने खुद के डीएनए पर क्या जोड़ रखे थे, मिथाइल ग्रुप जोड़ रखे थे। उससे क्या हुआ, ये जो है ना जब मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, जब किसी भी डीएनए पर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वो काम नहीं कर पाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो काम नहीं कर पाएगा। अब ई कोलाई का खुद का जो डीएनए उस पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, किसने जोड़ा, इस एंजाइम ने, मिथाइलेज एंजाइम जो इसने जोड़ा। इस वजह से खुद का जो डीएनए वो काट नहीं पाएगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है उस पर काम नहीं कर पाएगा, इसलिए दूसरे का जो डीएनए उसको ये काट देता है, उसकी वजह से ये नहीं मरता है। ये बात समझ में आई। तो डिस्कवरी कैसे हुई, कब हुई है, 1963 की बात है, 1963 की बात है। साइंटिस्ट ने क्या देखा, ये ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की वृद्धि रोकने वाले दो एंजाइम हैं। ठीक है, ई कोलाई जो है उसके अंदर बैक्टीरियोफेज की वृद्धि रोकने के लिए दो एंजाइम हैं। दो एंजाइम कौन कौन से मिले, एक मिला डीएनए को काटने वाला, वो कौन सा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, और दूसरा था डीएनए से मिथाइल ग्रुप जोड़ने वाला, वो था मिथाइलेज। तो आपको पता लग गया कि दो एंजाइम थे। अब अपने काम का कौन सा है, अपने काम का है ऊपर वाला डीएनए को काटने वाला। अपन को यही तो चाहिए था यार, अपन को यही तो चाहिए था, अपन को कैंची तो चाहिए थी, तो डीएनए को काटने वाला अपन को कैंची मिल गई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अपन को मिल गया, ये आणविक कैंची है। इसी से अपन क्या है अब आगे के जो डीएनए वीएनए वो सारे काटेंगे। समझ में आ गई बात। चलो अभी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो दो टाइप के होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज और एक होता है एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, जो डीएनए को काटने वाला जो एंजाइम है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज और एक होता है एंडोन्यूक्लिएज। बोला भैया दोनों में फर्क बता दो हमें, दोनों में क्या फर्क होता है। तो नाम से पता लग रहा है, एक्सो मतलब बाहर की तरफ है, एंडो मतलब अंदर की तरफ। मैंने कहा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज और एक होता है एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लिएज और एक एंडोन्यूक्लिएज। मतलब बताओ, एक्सोन्यूक्लिएज मतलब बाहर की तरफ काटेगा और एंडोन्यूक्लिएज मतलब अंदर की तरफ काटेगा। इधर देखो ध्यान से, इधर देखना, एक्सोन्यूक्लिएज है मतलब क्या करेगा, बाहर की तरफ काटेगा। ये क्या है, डीएनए है जी, ये क्या है आपका डीएनए है, इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ काटेगा, यहां पर कट लगा देगा, यहां पर कट लगा देगा। ये क्या है आपका एक्सोन्यूक्लिएज, बाहर की तरफ काटेगा, बाहर की तरफ कट लगाएगा ना, बाहर की तरफ एंड की तरफ कट लगाएगा, जो छोर है उनकी तरफ कट लगाएगा। वही मैं बात करूं एंडोन्यूक्लिएज की, एक्सोन्यूक्लिएज बाहर की तरफ काटेगा, एंडोन्यूक्लिएज की बात करूं तो वो बीच में कट लगाएगा। कहां कट लगाएगा, बीच के अंदर कट लगाता है। ठीक है, अगर आपको डीएनए के अंदर बीच में कट चाहिए, डीएनए को बीच से काटना है तो एंडोन्यूक्लिएज के काम में ले लो, और अगर आपको साइड से काटना है डीएनए को तो एक्सोन्यूक्लिएज काम में ले लो। पता लग गया आपको कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम। एक होता है आपका एक्सोन्यूक्लिएज जो साइड से काटता है, और एक होता है आपका एंडोन्यूक्लिएज जो बीच से काटता है। किसको काटता है, डीएनए को काटता है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो
अब पहला प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा था? पहला प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा था? तो वो था हिंड सेकंड। कौन सा था? हिंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट नहीं था। पहला देखा, आपको कंफ्यूज कहां होगी कि पहला प्रतिबंधन एंजाइम तो हिंड फर्स्ट ही होना चाहिए ना, फर्स्ट नहीं था, सेकंड था। ठीक है, पहला प्रतिबंधन जो एंजाइम था वो हिंड सेकंड था। ठीक है, चलो, ये जो हिंड सेकंड है क्या करता है? 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को स्पेसिफिक जगह से काटता है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं उसको, एक स्पेसिफिक जगह से। ऐसा नहीं कि भैया आपको डीएनए जो कहीं से भी काट देगा ना, कहीं से भी नहीं काटता। ये जो कैंची है बहुत समझदार कैंची है, कहीं से भी नहीं काटती है। कैसे काटती है? एक विशेष जगह से काटेगी, इसको विशेष जगह से कट मारेगी, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कट लगा दी। ठीक है, एक पहले बार 2 सेंटीमीटर पर कट लगा दिया, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, पहली बार 2 सेंटीमीटर फिर 1 सेंटीमीटर पर लगा दिया, नहीं, ऐसे नहीं, स्पेसिफिक जगह विशेष रूप से कट लगाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो हिंदी सेकंड, जो हिंदी सेकंड है, हिंद सेकंड बोल दो, ये क्या है? स्पेसिफिक जगह के ऊपर कट लगाती है। आज के टाइम पर ये पहला प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा था? हिंद सेकंड था। पहला प्रतिबंधन जो एंजाइम है वो कौन सा था? हिंद सेकंड। और आज के टाइम पर कितने हैं, कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कितने प्रतिबंधन एंजाइम हो गए? आज के टाइम पर 900 से ज्यादा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की खोज हो गई है। आज के टाइम पर कितने हैं? 900 से ज्यादा जो एंडोन्यूक्लियस हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, उनकी खोज हो चुकी है। पहला कौन सा था? हिंद सेकंड। ठीक है, अभी 900 से ज्यादा जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिले हैं, ये कहां से खोज की गई है? इनकी 230 से अधिक बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से सुन लो भाई। 230 से ज्यादा बैक्टीरिया के स्ट्रेन से, जैसे अपन ने ई कोलाई से निकाला था, ई कोलाई से निकाला था, अभी निकाला मैंने। ठीक है, ये ई कोलाई है, इससे निकाला था अपन ने एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला था। वैसे ही 900 से ज्यादा जो है एंडोन्यूक्लियस की खोज हो गई है। अब 900 से ज्यादा एंडोन्यूक्लियस की खोज हुई तो कहीं ना कहीं से तो निकाला है, किसी ना किसी बैक्टीरिया से तो उनको निकाला गया है। जैसे अपन ने ई कोलाई से निकाल के देख लिया, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया से निकाला होगा। तो 230 से ज्यादा अलग अलग जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, उनसे ये निकाले गए हैं 900 जो एंडोन्यूक्लियस है वो। ठीक है, 900 से ज्यादा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की खोज हो गई है, जो कि 230 से अधिक बैक्टीरिया के स्ट्रेन से लिए गए हैं। ठीक है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब मैंने आपको यहां एक चीज बताई थी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या बवाल है? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है, इसकी बात कर लेता हूं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये है कि कोई एक नाम है, कोई भी एक नाम है ना, कोई भी एक सीक्वेंस है, कोई भी एक क्रम है, अनुक्रम है। आप उसको इधर से पढ़ लो, लेफ्ट साइड से पढ़ लो, चाहे आप उसको राइट साइड से पढ़ लो, दोनों साइड से आपको वो सेम ही दिखेगा, दोनों साइड से आपको सेम ही दिखेगा। अब ऐसा कोई एक वर्ड सोचो, अपने दिमाग में ऐसा कोई वर्ड सोचो जिसको आप उल्टा पढ़ लो चाहे सीधा पढ़ लो। ठीक है, उल्टा पढ़ लो चाहे उल्टा पढ़ लो, सीधा पढ़ लो चाहे उल्टा पढ़ लो, कैसे पढ़ लो, वो आपको सेम ही पढ़ने में आएगा, सेम ही पढ़ने में आएगा। दिमाग में ऐसा कोई वर्ड आ रहा है क्या? दिमाग में ऐसा कोई वर्ड आ रहा है क्या? बताओ। बताओ। जैसे बात करूं नोरा, तो रानो हो जाएगा ना, उसका उल्टा, नोरा का उल्टा रानो हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बात बताओ मुझे यहाँ पर, बताओ जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कोई सर्च वर्ड है क्या? कोई वर्ड आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा? अभी बताता हूँ मैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, जिसको आप कोई से भी साइड से पढ़ लो, इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, पढ़ने में सेम ही आएगा। जैसे मलयालम है, मलयालम जो वर्ड है ना, इसको आप इधर से पढ़ लो, इधर से मैं MALAYALAM, मलयालम ही पढ़ने में आ रहा है। इधर से पढ़ूंगा ना तो भी मलयालम ही आएगा, MALAYALAM, सेम आएगा बिल्कुल। उल्टा पढ़ लो चाहे सीधा पढ़ लो, सेम ही आने वाला है मलयालम। ठीक है, ये क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ये क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या काम है इसका, उसकी बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? प्रत्येक प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस है डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है। जो ये प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस है ना, ये कहीं, मैंने आपको बता दिया, कहीं से भी नहीं काटते, ये कहीं से भी नहीं काटते। ये काटेंगे कहां पर? इनको ये रीड करते हैं, उसको पूरे डीएनए को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में इनको पता लग जाए कि हाँ ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब चाहे उसको ऊपर उल्टा पढ़ ले चाहे उसका सीधा पढ़ ले, अगर वो सेम दिख रहा है तब उसको वहां से उसको काटता है। तो ये सारे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनका अलग अलग बिहेवियर होता है काटने का। ठीक है, लेकिन ये पढ़ते क्या है? काटेंगे अलग अलग जगह से, कोई साइड से काटता है, कोई बीच से काटता है। लेकिन पहले किसको पढ़ेंगे? पर ये पढ़ेंगे उसको, सीक्वेंस को, अनुक्रम को पढ़ेंगे कि वो सीधा पढ़े तो भी सेम आना चाहिए, उल्टा पढ़े तो भी सेम आना चाहिए। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये काटते हैं। एग्जांपल के लिए आ जाओ, ये देखो GAATTC। ठीक है, इधर से पढ़ूंगा तो भी GAATTC। ठीक है, इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो,
सेम आ रहा है, मतलब क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो ये काट सकता है, किसको काट सकता है? ये एंड जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इसको काट सकते हैं। ये बात तो हो गई। पहली बात तो देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस है वो उसी को काटेंगे जो क्या होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो, सेम पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इधर से पढ़ लो तो भी सेम आ रहा है, इधर से पढ़ेंगे तो भी सेम आ रहा है। ये बात तो क्लियर होगी। मतलब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसको कौन काट सकता है? प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस है वो काट सकते हैं। अब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एक है आपका हिंड सेकंड, ये हिंड सेकंड, ये हिंड सेकंड जो है वो कहां से काटता है? ये बीचों बीच काटता है। कहां से काटेगा? बीचों बीच काट देगा, ऐसे बीच में से काट देता है ये। ठीक है, जो हिंड सेकंड है ना, ये ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है जो क्या कर देगा? बीच से काटता है, बीच से काटता है। वही एक और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है, जैसे हिंड सेकंड है ना, वैसे ही एक और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है जो है इको R1। क्या है? इको R1। ये इको R1 जो है वो कहां से काटता है? ये साइड से काटता है। ये कहां से काटेगा? साइड से। देखो यहां कट मारा इसने और यहां कट मारा। ठीक है, तो दो टाइप के, एक आपका हिंड सेकंड, वो कहां से काटता है? ये भी दोनों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। देखो मैंने आपको बताया कि 900 से ज्यादा डिस्कवरी हो गई, 900 से ज्यादा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, तो सबके अलग अलग तरीका होता है काटने का। उनमें से पहला बना था हिंद सेकंड, वो कैसे काटता है? बीचों बीच काटता है। ठीक है, बीच में से काटेगा, लेकिन उसको भी काटने के लिए क्या चाहिए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो उसको भी चाहिए। तो सबको, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, सबको क्या चाहिए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चाहिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता चुका हूं कि ऐसा सीक्वेंस जो क्या है, सीधा पढ़ लो चाहे उल्टा पढ़ लो, वो सेम पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है फिर वो अपना काम स्टार्ट करेगा, फिर सबका अलग अलग है। हिंद सेकंड जो है वो बीचों बीच काटता है, एक है इको R1। ठीक है, ये इको R1 जो है वो साइड से काटता है, यहां से कट मारा, यहां से कट मारा। जब ये यहां से कट मारेगा तो कैसा कैसा बन जाएगा वो देखो, G। ठीक है, और इधर से बन जाएगा CTTAG। ठीक है, और ये 5 डेज है, इधर 3 डेज रह ही गया, इधर ये 5 डेज है। ठीक है, फिर इधर बात करें, इधर क्या बच जाएगा? इधर बचेगा आपका ATTC 3 डेज, और नीचे क्या बच जाएगा? इधर G बच जाएगा। ठीक है, इधर बच जाएगा 5 डेज। ठीक है, तो ये क्या आपका बच गया ना, ये लो जी। ठीक है, ये ऐसा कट मार देता है ना, ये वाला जो इको R1 है ना, ये ऐसे कट मारता है, यहां से और यहां से ऐसे कट मारता है ना, तो इसको कट मार दिया। अब ये जो है ना, ये जो है क्या है? स्टिकी एंड्स है। क्या है? ये स्टिकी एंड्स है, चिपचिपे एंड है, इनको वापस ये चिपक सकते हैं, वापस चिपक जाएंगे। अगर मैं इसको बीच से काटूंगा तो वो क्या बन जाएगा? ब्लंट एंड बनते हैं, ब्लंट एंड बनते हैं। उसकी बात मैं आगे बताऊंगा आपको ना। चलो, यहां तक समझ में आया नहीं आया कि कैसे काम करता है ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, काटता कैसे है, वो समझ में आना चाहिए आपको। आगे समझ में? चलो, अब बात करेंगे प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण। ये प्रतिबंधन एंजाइम जो हिंद सेकंड, इसका हिंद सेकंड नाम क्यों पड़ा? एक इको R1, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? इसका नाम देते कैसे हैं? ये इको R1 है, ये किसी का नाम है क्या? किसी साइंटिस्ट का नाम है क्या? नहीं जी, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये नाम कैसे पड़ता है उसका नामकरण देख लेते हैं अपन, है ना। जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं IUPAC नेम पढ़ते हैं, ठीक है, वैसा ही सिस्टम यहाँ पर है। तो ये प्रतिबंधन एंजाइम जो इनका नाम कैसे पड़ता है उसकी बात कर लेते हैं ना। तो हिंद सेकंड जो है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो हिंद सेकंड में पहला जो वर्ड है ना, पहला जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है जीनस। पहला वर्ड क्या है? जीनस है। ठीक है, तो एच का मतलब क्या है? हीमोफाइलस। ये हीमोफाइलस क्या है? एक जीनस है। फिर जो दो वर्ड है ना, पहला जो मैं आपको बता दूं, आपको बोल के बता दूं, पहला जो शब्द है ना, जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम होगा, जो भी आपका प्रतिबंधन एंजाइम है उसका जो भी नाम है, उसका जो पहला जो लेटर होगा ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को। फिर आगे के दो जो वर्ड है, ठीक है, वो किसको, दो वर्ड, दो जो लेटर हैं, जो अल्फाबेट है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में जो आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेन। जैसे मैं कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन आए थे ना, कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन आए थे, वैसे ही स्ट्रेन है ये। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? रोमन नंबर में लिखा हुआ जो संख्या होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कि इनकी जो आइसोलेशन का ऑर्डर क्या रहा, क्रम क्या रहा, उसको रिप्रेजेंट करती है। इनको निकाला गया उस टाइम पर इनका क्रम क्या था, उस पर डिपेंड करता है। देखना ध्यान से, ये हिंद सेकंड है, हिंद सेकंड है। इसमें पहला जो मैंने आपको बताया, पहला जो अल्फाबेट होगा, पहला जो अल्फाबेट होगा वो किसको दिखाता है? वो दिखाता है जीनस को दिखाता है। ठीक है, जीनस यहाँ पर क्या है? हीमोफिलस।
ठीक है। फिर आगे के जो आई एन है, ये आई एन है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये करते हैं स्पीसीज को। स्पीसीज कौन सी? इन्फ्लुएंजा, ठीक है। उसके बाद में ये जो डी है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेन को। किसको? स्ट्रेन को। और फिर ये जो रोमन नंबर में लिखा हुआ है, जो संख्या लिखी हुई है, क्या है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि पहला जो लेटर है वो किसको दिखाता है? वो दिखाता है जीनस को। फिर आगे के जो 2 लेटर है वो किसको दिखाते हैं? स्पीसीज को। उसके बाद में डी है, सॉरी डी नहीं, आगे और भी आ सकते हैं। फिर आगे का जो आएगा वो स्ट्रेन को दिखाता है। और फिर जो रोमन है वो किसको दिखाती है? वो दिखाती है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को। वहीं बात करें अपन इको R1 की, इस इको R1 की बात करें तो इसमें देख लो, ई है जो पहला है, मैंने आपको बता दिया पहला किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। CO जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आगे का दो है जो आगे के जो 2 हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीसीज को। R जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेन को। वहां पर D कर रहा था, यहाँ पर R, ठीक है। ये जो रोमन में लिखा हुआ है क्या है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ये कहां से निकाला गया है? एस्केरिया कोलाई RY13 से। समझ गए बात? चलो फिर ये देखो, ये जो मैं बातें आपको बता चुका हूँ, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से देखना इसको ना, या मैंने आपको भी बताया, अभी बताया मैंने आपको ना। चलो, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जो आपके प्रतिबंधन एंजाइम है काम कैसे करते हैं? देखो, ये आपका डीएनए था, ये आपका डीएनए है, इस पर ये इको R1 कहां से काम करता है? यहाँ पर साइड में एक कट यहाँ पर लग मारा, एक कट यहाँ पर मारा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कट मारेगा तो क्या बन जाएगा? देखो इसका, इसमें भी ऐसे एक कट यहाँ पर मारा, एक कट यहाँ पर मारा, तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। मैंने अभी आपको बनाकर भी दिखाई। अब ये टी वो ए से जुड़ जाएगा, ए वो टी से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आके इस पर जुड़ जाएंगे, दोनों के स्टिकी एंड से, ये आके ये इस पर आकर जुड़ जाएगा, इस पर। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैं आपको बताया था मैंने आपको ना। चलो, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है कि ये एक फॉरेन डीएनए है। फॉरेन डीएनए मतलब ये मुझे ये डीएनए इसमें काम का जीन है, ये भैंस वाला जो है ना, ये डीएनए उसका है भैंस का, ठीक है। भैंस वाला डीएनए, अपने एग्जाम्पल लिया था इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें प्रोटीन वाला जीन है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? इतना बड़ा डीएनए थोड़ा चाहिए, तो एक जीन ढूंढना है, तो इस पर कट मारना पड़ेगा। क्या मारेंगे? कट मारेंगे। कट किससे मारेंगे? वही अपना प्रतिबंधन एंजाइम से। ये कट मार दिया उसने, प्रतिबंधन एंजाइम ने क्या लगा दिया? कट लगा दिया। ये अपना क्या है? वेक्टर संवाहक है, इस पर भी क्या कट मार दिया? यहाँ पर जगह हो गई, इसको उठाकर मैं यहाँ चिपका दूंगा। किसकी मदद से? लाइगेज की मदद से। लाइगेज क्या? फेविकोल है, उसकी मदद से मैंने यहाँ पर चिपका दिया। ये क्या बन गया? आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, पुनरुत्पादक डीएनए बन गया। इस पुनरुत्पादक डीएनए को मैं किसमें डाल दूंगा? ई कोलाई की जो सेल है उसके अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। ये क्या बन गया? आपका ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। और फिर ये जब डिवाइड करेगी ये सेल, तो सब के अंदर क्या चला जाएगा? वो आपका जीन जो है वो चला जाएगा। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो ये पढ़े हैं, बातें पढ़ी हैं, इसके आगे अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि अब लेक्चर थोड़े से छोटे रखूंगा मैं, 2-3 दिन के लिए छोटे रखूंगा। क्यों रखूंगा? थोड़ा सा देखो, चैनल थोड़ा सा ना अपना अभी उतने लोग नहीं जुड़े हैं ना, तो यूट्यूब के अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ना। तो छोटी वीडियो रहेगी, तो मुझे किसी ने बताया कि अगर छोटी वीडियो रहेगी तो ज़्यादा पुश करेगा यूट्यूब, ठीक है, और भी लोगों तक पहुंचेगी। तो एक बार रख के देख लेते हैं, छोटी छोटी वीडियो रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वो देखना है ना, और छोटी छोटी वीडियो रखेंगे। चाहे मैं दिन में 2 लेक्चर ले सकता हूँ, लेकिन वीडियो छोटे रखूँगा, ठीक है। चलो, वीडियो समझ में आया नहीं आया वो जल्दी से बताना। लेक्चर कैसा लगा वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।